अच्छा जी, पार्ट 2 स्टार्ट कर दिया हमने। IAS 12 ओपन करें ज़रा। पास पेपर 15 और 16 है गालिबन। IFRS 9 वाली एडजस्टमेंट उसमें पेज नंबर 15 का लो पेंडिंग लिखा हुआ है इसके साथ, पता नहीं क्यों। अच्छा चलो, ऑन 1 जनवरी 21 हमारा साल है। अच्छा, अब ये सवाल सारा ही कर लिया था हमने ना, तो बस फिर मैं रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे लिख लेता हूँ जिनका इम्पैक्ट आना है, बाकी सवाल में फिर खुद ही फिट कर लेना उसको। ठीक है, एक होता है करंट टैक्स, ठीक है जी। दूसरी चीज़ होती है डेफर टैक्स, चलो ठीक है ठीक है, वैसे हमने नोट भी बनाना है ना। चलो डेफर टैक्स यहाँ नोट बना लें, नोट के एक्सट्रैक्ट्स भी तो आने हैं ना। करंट टैक्स ज़रा सवाल भी सामने रहे ना। डेफर टैक्स लाइबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन तो बता दो क्या है। 31 दिसंबर 21, चलो दिसंबर 21। कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस और टैक्स। रेट डिफरेंट हो सकते हैं यार, पता नहीं, मुझे लगता है इस सवाल में थे भी डिफरेंट ना। बस आप रेट ऐसे ही लिख लिया करें। वैसे सवाल पढ़ के ही शुरू करते हैं आप लोग, मुझे पता है, तो पता तो लग ही जाता है डिफरेंट रेट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा चलें जी, शुरू करते हैं एडजस्टमेंट को पढ़ना। रिकॉन्सिलिएशन के अंदर फिर क्या कुछ होना है वो बाद में देख लेंगे। ऑन 1 जनवरी 21 हमारे साल के पहले दिन, 21 वाला साल ही है ना। SL एक्वायर्ड शेयर्स इन फनी लिमिटेड फॉर 70 मिलियन। भाई इनकी चाय का को बंदोबस्त कर लो, सबने चाय पीनी है ना। ओके, 70 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है, ₹70 मिलियन की, ठीक है। द इन्वेस्टमेंट इन FL वॉज सब्सिक्वेंटली मेजर्ड एट FVTPL। गेन कहाँ जाता है? अच्छा, अब ना जब IAS 12 का सवाल हो तो दुआ किया करो OCI वाला हो, कम से कम गेन लॉस फेयर वैल्यू वाला तो ना आया पड़ा हो प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि टैक्स वालों ने से कोई नहीं मानना। टैक्स वाले कहते हैं जब बेचोगे तब गेन लोगे, तब टैक्स ले लेंगे, लॉस हुआ तो डिडक्शन दे देंगे। ये अभी गेन लॉस हम नहीं मानते, अभी गेन लॉस फेयर वैल्यू गेन लॉस हम नहीं मानते। देखें अभी, ठीक है। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर SL रिसीव्ड 4 मिलियन एज डिविडेंड फ्रॉम FL। एक तो डिविडेंड आ गया, ये भी अदर इनकम में जाता है। एट ईयर एंड अ गेन ऑफ 10 मिलियन वॉज रिकॉर्डेड एज फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। वॉज रिकॉर्डेड एज, यानी कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि हमारे पास अगर हम ये वर्किंग करें इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स वाली, ब्रॉड डाउन कैश एक ही बात है, चलो कैश कर लो। 1 जनवरी 21 पर इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट 70 है, और उसके बाद वो कहता है 10 रुपीज़ एट ईयर एंड अ गेन ऑफ 10 रुपीज़ वॉज रिकॉर्डेड। मतलब डेबिट गेन है, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ये गेन गया, तो इसका मतलब ये बढ़ के कहाँ चला गया है? 31 दिसंबर 2021 पर 80 पे। ठीक है, बस इतनी सी वर्किंग है इसकी, और कुछ भी नहीं है। यानी कि मिक्सिंग जब होती है ना तो नॉर्मली आसान ही होती है एडजस्टमेंट, मतलब बहुत कोई टेक्निकल चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन ज़ाहिर है ट्रीटमेंट तो हमें आना ही चाहिए। मैंने सुबह वाली क्लास में, नॉर्मल क्लास में नई चीज़ बता दी थी। नई चीज़ क्या थी? इसकी एंट्री डेफर टैक्स वाली, ठीक है। अच्छा चलें वो देख लेते हैं बाद में। जी हाँ जी बिल्कुल, OCI वाले की थी। अच्छा, अब इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स पे 10 रुपये का गेन प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड किए बैठे हैं, ये देखते हैं क्या करेंगे। और उसके अलावा
हमने 4 मिलियन का डिविडेंड भी रिसीव किया हुआ है। अब पढ़ लेते हैं टैक्स वाले क्या कहते हैं। वो कहता है अंडर टैक्स लॉस कैपिटल गेन इज टैक्सेबल एट 15% एट द टाइम ऑफ सेल। कैपिटल गेन कब टैक्सेबल है? हाँ, यानी कि वो फिर इस गेन को नहीं मान, वो कहते हैं भाई तो पड़े पड़े तुमने महंगा किया है, जब एक्चुअल में बिकेगा तो फिर टैक्स लगाएंगे। मैंने कहा अच्छा डिविडेंड के बारे में क्या कहते हैं आप? वाइल डिविडेंड रिसीव्ड इज टैक्सेबल एट, और ये डिफरेंट रेट वाला है, और ये क्या है? डिफरेंट। उन्होंने वैसे रिसीव कर लिया है, उन्होंने डिविडेंड रिसीव कर लिया है, ठीक है, लेकिन मसला ये है कि ये रिसीव्ड डिविडेंड जो है ये 10% पे टैक्स होना है, और वैसे रेट हमारा 30% है। वो एज ऑन वाली में तो देखते हैं आना है कि नहीं आना, यहाँ ज़रूर आएगा, करंट टैक्स में ज़रूर आएगा। रिसीवेबल होता तो फिर बैलेंस शीट आइटम था, फिर एज ऑन वाली वर्किंग में भी जाता, लेकिन मैं फ़िलहाल सिर्फ सादा बातें ज़रा 2-4 कर रहा था। अब 2 चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है। पहली चीज़ देखो, OCI में अगर ये गेन जाता ना, आपने गौर किया सुबह जब हमने एंट्रीज की हैं तो FVT OCI वाली एंट्रीज थी, क्योंकि FVTPL में तो गेन लॉस भी प्रॉफिट एंड लॉस में है, तो फिर मसला वो थोड़ा ही था कि टैक्स ऊपर पड़ा है गेन नीचे पड़ा है, दोनों को इकट्ठा करो। नेटिंग तो तब की थी हमने OCI वाले आइटम के लिए, ठीक है। अच्छा, अगली बात, यहाँ पे आप PBT से स्टार्ट करते हैं कहानी, ठीक है ना जी। अब वो कह रहे हैं हम इस 10 रुपये के गेन को नहीं मानते, ये जब बिकेगा तब देंगे। हमने कहा इसका मतलब हमने जो ऐड किया था अब उसको क्या कर लें? लेस कर लें। लेस क्या किया हमने? फेयर वैल्यू गेन। ये लेस क्यों किया है? ये फिर कभी टैक्सेबल है, फिर कभी टैक्स लगेगा, ठीक है ना। कितना? 10, ठीक है। उसके बाद वो कहता है डिविडेंड जो आपने रिसीव कर लिया है ना 4 मिलियन, ये डिविडेंड ठीक है हम टैक्स लगाएंगे, लेकिन इधर नहीं। क्यों? क्योंकि डिफरेंट रेट है। तो डिविडेंड इनकम, डिविडेंड रिसीव्ड, ये डिफरेंट रेट वाला है, डिफरेंट रेट वाला है, ठीक हो गया। कितना? 4। ये दोनों यहाँ से निकल गए। अब 10 ने तो कुछ होना नहीं है, 4 ने वो तो बाद में देखते हैं, वो तो हो सकता है 10 भी जाए। टैक्स एबल इनकम आती है यहाँ पे, थोड़ा सा ऊपर ले आए यार, जगह तंग है ज़रा। टैक्सेबल प्रॉफिट्स आ जाते हैं, इन पे टैक्स लगता है, ठीक है जी। और उसके बाद ये सो जाता है, चल पड़ता है। टैक्स एट द रेट ऑफ 35%, 30 है, अच्छा 30%। और टैक्स ऑन डिविडेंड वो कितना है जी? 4 × 10%, कितना? ठीक है। अब ये पता नहीं क्या निकाला था आपने पहले, लेकिन ये एडजस्टमेंट आ गई। करंट टैक्स के अंदर इसकी ये इम्प्लीकेशन है। करंट टैक्स में इसको निकाला, और निकाल के हमने अलग से 10% टैक्स लगा दिया, और फेयर वैल्यू गेन को निकाल के बस छोड़ दिया, क्योंकि वो जस्ट लाइक एग्जेम्प्ट नहीं है, क्योंकि परमानेंट डिफरेंस नहीं है। वो कह रहा है जब कभी ये लॉस एक्चुअल में गेन या लॉस आएगा तब आपको हम टैक्सेबल इसको करेंगे, गेन हुआ तो टैक्सेबल, लॉस हुआ तो डिडक्शन, ठीक है ना। तो ये नहीं कह रहे कि कभी भी नहीं टैक्स लगाएंगे, एग्जेम्प्ट नहीं है, लेकिन फ़िलहाल कोई टैक्स नहीं है। वो कहते हैं ये आपने गेन रिकॉर्ड किया, हम तो कहते हैं जब ये एक्चुअल सेल के वक्त आएगा तो फिर हम इस पर टैक्स लेंगे, अभी टैक्स नहीं लेना हमने। लेकिन ये नहीं कह रहे कि कभी लेना ही नहीं, वो कह रहे हैं अगर गेन आएगा तो लेंगे, जैसे रिवैल्यूएशन का भाई कह रहे हैं। अच्छा, तो ये भी निकल गया, लेकिन इनमें से टैक्स के अंदर सिर्फ कौन सा गया है? तो ये मैं इस एडजस्टमेंट को येलो कर रहा हूँ, आपकी वर्किंग में भी किया हुआ है, ठीक हो गया जी। करंट टैक्स हो गया। अब अगली बारी आती है डेफर टैक्स की। डेफर टैक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स पड़ी होगी। हमारी वाली इन्वेस्टमेंट 80 पे पहुंच गई है, 70 की तो वो भी मानते होते हैं, कैश को मैंने कहा था वो मान लेते हैं, या फेयर वैल्यू गेंस वगैरह को, रिवैल्यूएशन वगैरह को, इन चीज़ों को नहीं मानते, ठीक है ना। अंदाजे जहाँ पे होते हैं। तो 10 रुपये का क्या आ गया? डिफरेंस। 10 रुपये का क्या आ गया? डिफरेंस। अब ऐसे ठीक कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है टैक्स बेस से, तो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। अब अगली बात देखते हैं। अल्लाह करे ये 30% पे ही टैक्सेबल हो, जान छूट जाएगी। 30% है जनरल रेट, अल्लाह करे, वरना तो फिर आपको पता है ये डेफर टैक्स में आया तो इसने रेकन्सिलिएशन में भी चला जाना है।
ठीक है ना, ये सवाल किए हुए हैं हमने इस तरह के। द इन्वेस्टमेंट इन सब्सिक्वेंटली एट, कहाँ गया ये, अंडर टैक्स लॉस, नज़र ही नहीं आ रहा, सारा कुछ मिटा दो एक बार। अब जो मतलब की बात, अंडर टैक्स लॉस कैपिटल गेन इज टैक्सेबल एट 15% एट टाइम ऑफ सेल, यानी जब कभी ये रिसीव होगा रेट इस पे 30% नहीं लगेगा, 15%। ठीक हो गया, ये ऐसे ही करते थे। अच्छा, अब ये तीसरी चीज़ आ गई जो आपकी उस ओरिजिनल सवाल में नहीं थी। ठीक हो गया, इसका टैक्स भी आप निकाल लोगे, जाहिर सी बात है टैक्सेबल है तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी निकलेगी। ठीक है, अब इन दो के बाद ये दो, ये नीचे वाली वर्किंग को छोड़ो, इसका येलो तो हटा दूँ, मतलब ठीक है वर्किंग है। मुझे बताओ इन दो के अलावा तीसरी क्या चीज़ है जो हिट होगी इन वजूहात की बिना? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स 50-70 तो है ना जानदी, 70 तो है ना। कौन सा रेट? वो हमने वो कैपिटल गेन ही रिकॉर्ड किया। मैंने आपको यही तो कहा था कि ये शेयर है, ठीक है, ये शेयर दो तरह के फ़ायदे देगा, खुद महंगा हो जाए तो उसको कैपिटल गेन कहते हैं, ये फेयर वैल्यू गेन इज़ अ कैपिटल गेन, और अगर अंडे बच्चे दे दे तो ये क्या है, डिविडेंड इनकम। तो ये दो तरह के फ़ायदे हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, हमने 70 से 80 पे पहुंचाया या नहीं पहुंचाया? ये हमने 70 से 80 पे पहुंचाया या नहीं पहुंचाया? नहीं पहुंचाया। नहीं, हमने तो बगैर बिके ही इसको पहुंचा दिया है। हमारा मॉडल है FVTPL, तो हम ईयर एंड पे इसको फेयर वैल्यू पे ले जाते हैं और 10 का गेन रिकॉर्ड कर लेते हैं। किया हुआ है नहीं किया हुआ? बोलो, टैक्स वाले ने क्या, टैक्स वाले ने क्या कहा है, भाईजान इसको लेस करें, ये क्या बदतमीज़ी है। ठीक है, हमने कर लिया लेस। हमने कहा फिर मतलब कि आप नहीं मानते इस 10 को? उन्होंने कहा नहीं मानते, इसका मतलब हमारा 80 का एसेट है, उनका 70 का ही है। टैक्स रेट जो है वो, अब टैक्स रेट वो यही कह रहे हैं ना कि जब फ्यूचर में ये शेयर बिकेगा, शेयर का डिविडेंड की बात नहीं हो रही, जब ये शेयर बिकेगा तो उस वक्त जो गेन या लॉस आएगा, लेट्स से यही आ जाता है 10 रुपये, तो उस वक्त उस गेन को लॉस को तो टैक्स लगता नहीं, गेन को कितना टैक्स रेट लगेगा? तो वही हमने लिया। अब इन दोनों का डिफरेंस है ही क्या, वही 10 रुपये जो कैपिटल गेन हमने आज रिकॉर्ड कर लिया। कैपिटल गेन नहीं है भाई, ये कैपिटल गेन है। कैपिटल गेन हमने रिकॉर्ड किया है, हालांकि असल में ये रियलाइज़ नहीं हुआ, हमने रिकॉर्ड कर लिया, मॉडल था, अलाउड था, FVTPL में रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, लेकिन टैक्स वाले कहते हैं जब ये आएगा तब 15% लगाएंगे। ठीक है जी, कोई नहीं मसला, आपने लगाना है तो 15% लगा लेना। तो इसीलिए हमने फ्यूचर का टैक्स रेट पता है ना, आज 15% पे ही बुक किया कि फ्यूचर में इस पर हमें है टेम्परेरी डिफरेंस, फ्यूचर में गेन या लॉस जो भी होगा उस पर टैक्स देंगे या बचेगा, कुछ और तो नहीं रह गया भाई। हाँ जी, नोट के अंदर एक रेकन्सिलिएशन नामी चीज़ भी होती है, पता है आपको? 7.1, 7.2 रिकॉन्सिलिएशन। रिकॉन्सिलिएशन के अंदर मैंने आपको कहा था 6 चीज़ें आती हैं, 3 से बढ़ गए थे, 6 पे आ गए थे, याद है क्या क्या था? एग्जैम्प्ट इनकम, डिडक्शन नॉट अलाउड, डिफरेंट रेट वाली इनकम, प्रायर ईयर एरर का वो प्रायर ईयर ओवर अंडर प्रोविजन, रेट चेंज का इफेक्ट, और छठा और आखिरी था अनयूज्ड टैक्स लॉस जो रिकॉर्ड नहीं हुआ था ड्यू टू एक्सपेक्टेशन ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स। तो वो अनरिकॉर्डेड लॉस को हमने रिकॉर्ड, अनरिकॉर्डेड डेफर्ड टैक्स एसेट, ये 6 से 7वीं चीज़ कोई नहीं, ये 6 ही थी। तो इन 6 में से हमारे आज वाले सवाल में 2 चीज़ें तकरीबन आ रही, वैसे एक ही है लेकिन वो आइटम्स 2 हैं। ठीक है, सेपरेट इनकम, देखो आपको यही समझाया था उस वक्त भी कि नोट के अंदर टैक्सेशन में, टैक्सेशन का जो नोट होता है इसमें करंट टैक्स भी होता है, डेफर्ड टैक्स भी होता है, ऐसा ही है। और बोलो, अब करंट टैक्स में कोई चीज़ डिफरेंट रेट से आ जाए लगकर, डेफर्ड टैक्स से कोई चीज़ डिफरेंट रेट से आ जाए लगकर, तो हम फंस जाते हैं, क्योंकि हमने रेकन्सिलिएशन के अंदर क्या करना होता है, हमने रेकन्सिलिएशन में उठाना होता है वो प्रॉफिट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फेस पे पड़ा हुआ है, PBT। ठीक है, जितना भी था आपने उठाया होगा, जब उस पर हम टैक्स रेट जनरल वाला लगाते हैं, ये तो पक्का उसूल था ना, जनरल वाला लगाएंगे। ठीक है, तो जब हम उस पर टैक्स रेट जनरल वाला लगाते हैं, यानी 30, यार एक तो 35 में क्यों लिखी जा रहा हूँ, पता नहीं, रेट मुझे 35 ही लग रहा है आज जी।
तो फिर इस सारे प्रॉफिट के ऊपर ये 30 लग जाता है। ठीक है, अब हमारा जो यहां पर टैक्स निकला होता है उस टैक्स में करंट और डेफर्ड दोनों होते हैं, ऐसा ही है। और हमने करंट में भी डिफरेंट रेट लगाया होता है, डेफर्ड में भी डिफरेंट रेट लगाया होता है। ठीक है, तो अब कहानी कहाँ पे आती है, फंसाइया कहाँ पे होता है, बात ये होती है, हम कहते हैं जी एंड पे जाके ये वाला प्रॉफिट और ये वाला प्रॉफिट, सॉरी ये वाला टैक्स और ये वाला टैक्स ये मैच नहीं कर रहे। वही मैच क्यों नहीं करते? उसकी वजह ये होती है कि हमने ये जो टैक्स निकाला होता है इसमें हमने सीटीई के अंदर 10% डिविडेंड पे लगाया है। ये डिविडेंड पीबीटी में शामिल था, तो जब यहाँ पड़ा होता है तो इसके ऊपर पूरा 30 लग जाता है, तो इस पे 20% ज़्यादा लग जाता है, वो रिवर्स करते हैं। इसी तरह से इस टैक्स को इस टैक्स से मैच करते हुए यहाँ डीटीई भी आया पड़ा है। डीटीई के अंदर हम एक इनकम को पकड़ते हैं और उस पर रेट लगा देते हैं 15%। और जब ये भी क्या चीज़ थी, ये 10 रुपये भी क्या फेयर वैल्यू गेन, ये पीबीटी में पड़ा होता है। जब पीबीटी यहाँ रखते हैं, कितने गया, यहाँ रखते हैं और इस पर 30% लगाते हैं तो इस पर भी कितना लग जाता है। तो चाहे करंट टैक्स में डिफरेंट रेट वाली फिगर हो, इनकम हो, चाहे डेफर्ड टैक्स में डिफरेंट रेट वाली फिगर आ जाए, इनकम आ जाए, तो फिर उसको रेकन्सिलिएशन में लाना पड़ता है। यही हमने सीखा था, 2-3 सवालों में किया भी था, आज फिर रिवाइज हो गया, चलो भूल रहा था थोड़ा थोड़ा। तो हम क्या करेंगे, अब अगली बात तो आपको पता ही है, जो यहाँ पे हो रहा हो वही कर देते हैं, बस टैक्स इफेक्ट डाल देते हैं। ठीक है ना, तो फेयर वैल्यू गेन लेस करेंगे। फेयर वैल्यू गेन बताओ जी कितना है फेयर वैल्यू गेन? 10। इस पे मसला किससे आपको, इस फेयर वैल्यू गेन पर 15% तो लगना भी चाहिए था। 15% लगा हुआ ना फेयर वैल्यू गेन पर, ये 10 रुपये पर 15 तो लगना भी चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कितना लग गया है, तो कितना ज़्यादा लग गया है, तो फिर हमने यहाँ पर जो ज़्यादा लगा है उसको माइनस कर दें, 1.5 माइनस। दूसरा भी क्या है, रेकन्सिलिएशन को देख लेते हैं। फिर अब एक बार सोच लिया हुआ है, वैसे वहाँ भी सोचे तो पता लग जाता है, लेकिन आप रेकन्सिलिएशन को देखें अगर एक आसानी मौजूद है तो। ठीक है, तो लेस करेंगे आप डिविडेंड, डिविडेंड रिसीव्ड, कितना रिसीव हुआ है 4। अब इस पे लगना चाहिए था इस पे 10%, लेकिन यहाँ पे लग कितना गया 30%, तो कितना ज़्यादा लग गया, तो 20% जी बोलें, ये भी क्या हो गया माइनस। ठीक है जी, इसके अलावा कोई और इम्पैक्ट इस एडजस्टमेंट का नहीं आएगा ईएल में। ठीक है जी, आसान होती है ना टॉपिक, लेकिन पढ़ा हुआ नहीं होता तो उन चीज़ों का पता नहीं होता उस तरह से, जब पढ़ लेते हैं तो फिर मसला नहीं रहता। ये है जी आपका टोटल मामला। ये मैंने आपके वैसे सोल्यूशन के अंदर ना इसको किया भी था हाईलाइट, ओह यार वो भी हट गया, कौन से पेज पे था, हाँ मैंने जब ये पढ़ा रहा था तो मैंने उस वक्त जब सोल्यूशन दिखाया था ना आपको, जब ये एक्स्ट्रा क्लास में सवाल किया था, तो मैंने कहा था कि यार ये अभी एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, इसके असरात ये हैं। अब आप इसको मैच कर लो, रेकन्सिलिएशन आपने भी बनाई हुई है, ऊपर देखो -1.5 -0.8 ज़रा तो तरतीब आगे पीछे हो सकती है, उस पर माफ़ कर देना। ठीक है, -0.8 -1.5, बाकी सारे आइटम्स तो हमने वैसे ही देख लिए थे। फिर करंट टैक्स में -10 -4 हो रहा है और नीचे 0.4 ऐड हो रहा है। करंट टैक्स में ये माइनस माइनस ही है क्योंकि ऊपर ये लेस वाले को डिब्बा लगाया हुआ है। ठीक है ना, -4 -10 हो रहा है और फिर नीचे आकर ये 0.4 का टैक्स लग रहा है। यही हमने तीनों किए हैं। तीसरी चीज़, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एसेट एज ऑन के अंदर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स के ऊपर ये बता दो कितना है, 10% 10 का 15%, 1 पॉइंट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ये हमने छोड़ा हुआ था, ये था ही नहीं, हमने एडजस्टमेंट ही छोड़ दी थी ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये आपको इन्वेस्टमेंट इन एफएल नज़र आ रहा है 1.5 DTL के साथ। तो बस यही चीज़ें थी जो इस एडजस्टमेंट के से रह गई थी, बाकी ये सारा सवाल हो गया था ना। ओके, डन हो गया। चले इसकी पिक्चर लेनी तो ले लें कि ये अलग से बता रहा है इस एडजस्टमेंट, इसके साथ लिख लेते हैं ना पास पेपर, एडजस्टमेंट नंबर 5 हैं, देख दो 7, बड़ी मेहरबानी, 5 अगले की है मेरे।
16 में देखें जी एडजस्टमेंट 5 निशान में लगा के लाया, पता नहीं अब याद भी है मुझे कि नहीं। यहाँ पे भी निशान लगा के आया हूँ, लेकिन एक निशान में लगता है मैं भूल गया हूँ। 16 किया नहीं है, लेकिन ये एडजस्टमेंट तो कर सकते हैं ना। ठहर जा, होमवर्क ये एडजस्टमेंट तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा, बाकी होमवर्क ये सवाल फिर और क्या करना है। ओहो सोल्यूशन ही देखी जाते हो। ओके, ऑन 1 मई 2021 अब ये करेंगे ना, बस ये करेंगे ये, ठीक है ना। एक होगी एडजस्टमेंट, बस फ़र्क ये है कि थोड़ा सा गड़बड़ ये होनी है कि OCI वाली है, ठीक है ना। ऑन 1 मई 21 इसकी तैयारी सुबह वाली क्लास में कर ली हुई थी। PL एक्वायर्ड 5% इक्विटी इन्वेस्टमेंट फॉर 75 मिलियन इन अक्टूबर 21, अब हमारा साल 21 वाला ही है, ठीक है। डिविडेंड ऑफ 8 मिलियन वॉज रिसीव्ड ऑन दिस इन्वेस्टमेंट, तो असल इन्वेस्टमेंट 75 मिलियन की, डिविडेंड रिसीव हुआ है 8 मिलियन का। ऑन 31 दिसंबर साल के एंड पे PL रिकॉर्डेड 15 मिलियन एज गेन फॉर चेंज इन फेयर वैल्यू, 15 मिलियन का गेन भी आ गया। वो कहता है विच वॉज टेकन टू OCI, मतलब ये FET OCI में चल रहे होंगे। इससे जिद नहीं कर लेनी आप भाई, किधर तुमने क्यों रिकॉर्ड, तुमने FETPL क्यों नहीं किया, उसने किया तो मतलब FETPL नहीं होगा, उनका FET OCI होगा, ठीक है। अच्छा अगली बात, अंडर टैक्स लॉज गेन ऑन इन्वेस्टमेंट इज टैक्सेबल एट टाइम ऑफ सेल, यानी ये तो वही हो गया, ठीक है। वाइल डिविडेंड इनकम इज एग्जैम्प्ट, ठीक है। अब सबसे पहले तो डिविडेंड इनकम को देख लो, डिफरेंट रेट नहीं है, एग्जैम्प्ट है। अगर एग्जैम्प्ट है तो माइनस तो होगी, ठीक है, लेकिन नीचे टैक्स नहीं लगेगा, और रेकन्सिलिएशन में भी जाएगी, लेकिन डिफरेंस नहीं। एग्जैम्प्ट इनकम वाली पूरा 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 30 या 35, कितना रेट है, 35% है, ठीक है जी। तो देखते हैं जाके, करंट टैक्स एग्जैम्प्ट इनकम माइनस हो गई, अलग से टैक्स नहीं लगा। डेफर्ड टैक्स में इसलिए नहीं जाना क्योंकि रिसीव्ड है ये, ठीक है। रिसीवेबल होती तो फिर डेफर्ड टैक्स में भी लेकर जाते, खैर और उससे ज़बरदस्ती फिर कर लेते हम बराबर, क्योंकि परमानेंट डिफरेंस था। तो फिर यहाँ से निकल गया, और उसके बाद रेकन्सिलिएशन में जाके देखो तो ये माइनस हो रहा है 8 का पूरा 35%, ठीक हो गया। अब अगली बारी आती है इस फेयर वैल्यू गेन की। ये फेयर वैल्यू गेन कहाँ रिकॉर्ड किया हुआ है इसने, और हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, PBT कहाँ होता है, OCI से पहले या बाद में, वो तो पैट से भी पहले है। इसका मतलब जो गेन रिकॉर्ड ही नहीं हुआ PBT में, तो वो रिवर्स भी नहीं करना, करंट टैक्स में कुछ नहीं करना। हाँ बिल्कुल DTL में तो फ़र्क आ जाएगा ना। अब ये DTL में जो फ़र्क आना है, ये फ़र्क OCI वाला है, और इसकी वजह से हमें एंट्री करनी पड़नी है वो वाली जो रिवैल्यूएशन सरप्लस के ऊपर करनी पड़ती थी, और सुबह जो करवाई है, ठीक है ना। तो चलो जी आ जाओ भाई 15, कहीं पे आपको नज़र नहीं आ रहा, ये यहाँ पे देखो ना, कहीं पे नज़र नहीं आया आपको, ऐड शैड होता हुआ नहीं ना आया, ठीक है। अब अगली बात, आपका गेन कितना है 15, इसकी एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट, लेकिन कुछ हिस्सा गवर्नमेंट ने ले लेना है, कितना 35% ही होना है ना। उन्होंने कोई बात की हुई है कि ये डिफरेंट रेट पे होगा, तो 15 का 35%, 5.25%, अच्छा आंसर ये 5.25, तो फिर बाकी फेयर वैल्यू रिजर्व OCI वाला, ठीक है जी। अब ये फिगर्स हमने ढूंढनी है। इन्वेस्टमेंट तो 15 से बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट पड़ी कितने की थी, 75 की, बढ़ाई कितने से, 15 से, कहाँ पहुँच गई, 90 पे, यानी डेफर्ड टैक्स के अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट 90 पे होगी, टैक्स वालों की 15 पे होगी, ठीक 75 पे होगी, ठीक है। तो ये पहले देख लें, फिर बाकी बात करते हैं। ये देखो 90 और 75, इसका डिफरेंस है, और रेट वही है, कहीं पे उसने बताया नहीं डिफरेंट रेट है, तो टैक्स आ गया, ठीक है। लेकिन इसकी एंट्री देखो ना, एंट्री क्या हुई है, एंट्री क्या हुई पड़ी है, अभी यहाँ पे की तो थी, ये इन्वेस्टमेंट तो बढ़ गई, आपने डेफर्ड टैक्स में देखा हमारी इन्वेस्टमेंट 90 पे पहुँची हुई है, ठीक है। उसके बाद फेयर वैल्यू रिजर्व भी बढ़ाया होगा OCI में इन्होंने, हमारे इस सवाल में तो इसका कोई असर है नहीं, हमें सिर्फ अब इसकी चाहत और ज़रूरत है,
ठीक है, ये DTL के लेजर में फिगर जाती थी। तो ये देखो, ठीक हो गया, क्रेडिट हो गया, बस और कुछ भी नहीं है, इसके अलावा देख लो और कोई इसका असर इस सवाल के ऊपर नहीं है। तो ये जो एडजस्टमेंट्स हैं ये भी अब आपको आती हैं, अब आप इनको कर सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, चलें जी, टर्म टेस्ट शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एथिक्स के कुछ पास पेपर होमवर्क के अंदर ले लें। मैंने कल चेक करना है लिखा हुआ, और फिर मैं इनको मज़ीद डिस्कस कर लूँगा अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। जो होमवर्क में दिए थे ना जी, नया सवाल कोई नहीं, कॉन्फिडेंशियलिटी वाला सवाल मैंने खुद करवाने हैं, वो डिफरेंट तबीयत के सवाल हैं, डिफरेंट नेचर के हैं। ये पाँचों के पाँचों सवाल, 1 2 नहीं, 2 में कॉन्फिडेंशियलिटी वाला है, 3 4 5 जो हो गया था, और फिर 7 8 भी जनरल पड़ जाते हैं। तो जो 6 और 2 है ना, 6 और 2 ये कॉन्फिडेंशियलिटी वाले हैं, ठीक है ना। तो इसलिए फ़िलहाल इनको पेंडिंग रखें, कल टाइम मिला तो इनमें से एक करवाऊंगा और दूसरा फिर होमवर्क दूंगा, होपफुली मिल जाएगा। ठीक है, अब आपने करना क्या है, आपने क्वेश्चन 1 को मुकम्मल जैसे मैंने लिखवाया था ना भाई, कोई बात नहीं, एक बात कहूँ, कोई बात नहीं, अगर आप आज का दिन, यार मैं बड़ी अहम बात कर रहा हूँ, क्या कहा मैंने अभी, थोड़ी देर बताऊँ ज़रा, क्या कहा मैंने? हाँ, ऐसे से कह रहा है मैं इतना दाढ़ी को है नहीं ना पता लगा, मैं बड़ी अहम बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा था कोई बात नहीं, आज का दिन ये 4 सवाल जो होमवर्क में है ना, एक तो मैंने करवा दिया था, वो सोल्यूशन लिखते हुए आप सामने किताब रख लेना, कोई बात नहीं। जिन्होंने याद नहीं किया उनको कहना, याद कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो इंशाल्लाह वैसे लिख लेंगे ऐसे ऐसे। जिन्होंने नहीं लिखा, याद नहीं किया हुआ, वो 1.5 लाइन जो देख कर लिखनी होती है और फिर सवाल के साथ मिक्स करना होता है, वो उसको देख के लिखें। यकीन माने 4 सवाल करने के बाद आपको वैसे ही वो 70-80% जुमला ही याद हो चुका होगा जब आप हर बार लिखेंगे। लेकिन कल मैंने इसको अब सख्ती से चेक करना है, माजरत के साथ, अभी ये बहुत लंबा हो गया काम। कल फिर कॉन्फिडेंशियलिटी का एक सवाल करवाऊँगा और फिर दूसरा उसका होमवर्क दूंगा। एथिक्स तो बस हमने कर ली है डिस्कस, थ्योरी तो सारी कर ली है। अब प्रैक्टिस का मसला ये है कि मैंने एक सवाल लिखवा के देख लिया है, उसके बाद आप लोगों ने कितना को लिखा है आपको भी पता है। तो अब जो गोस्ट्स ऑफ लेग्स होते हैं वो टॉक्स से नहीं मानते हैं, तो अब लेग्स से ही आपको मनवाऊँगा। कल आप लोग भी, ठीक है, जो सुन रहे हैं, जो नहीं सुनेंगे उनकी तो वैसे ही शामत है ना कि आप लोगों ने एक्स्ट्रा लेक्चर भी नहीं लिया। चले, तो इसको मैंने कल चेक करना है। ठीक है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 एंड बस। वैसे मैं क्वेश्चन 7 और 8 में से भी एक होमवर्क में दे देता, ठीक है, लेकिन फ़िलहाल रहने दें। ठीक है, फ़िलहाल ये 3 ही कर लें। अब ये 3 सवालों के सलूशन मैंने कल लिखे हुए देखने, लेकिन ईमानदारी से खुद लिखना। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि आप सामने किताब रख लेना, किताब से उस प्रिंसिपल को या थ्रेड को 1.5 लाइन को देख कर लिख लेना, पर सोल्यूशन से मत देखना। सवाल सामने हो और इंटेग्रिटी 1.5 लाइन आप सवाल से उठा के लिखो, बुक से उठा के लिखो, नोट्स में से, और उसके बाद उसको मिक्स जैसे सवाल के साथ करना है उसकी ट्राई करो। बेशक किताब सामने रखो आज का दिन, लेकिन ये 3 सवाल लिखे हुए चाहिए मुझे आप में से हर एक के रजिस्टर के ऊपर। ओके, 1 3 4 किधर गया यार टर्म टेस्ट? आप लोगों को मिल गए? ये पड़ा है, उतने ऊपर आया पड़ा। क्या हुआ? 1.25 घंटा हो गया। बस एक सवाल फिर कर लेते हैं। वैसे तो 2 मैं सोच के आया था, लेकिन हैवी सवाल है IAS 41 वाला, सारे ही हैवी थे। अच्छा चलो, आपका जैसे दिल करेगा 2 में से कोई एक सवाल डिस्कस करते हैं, ठीक है ना, जो आपका दिल करेगा। लेकिन मुझे ज़रा 1 मिनट सोल्यूशन खोल के रख लेने दें, नक्ल शक्ल भी तो मारनी है ना। लें जी, आपके सामने 2 अदद सवाल हैं, ठीक है। ये आपने बताना है आपको कौन सा सवाल पसंद है, आप कौन सा सवाल पसंद करेंगे पहले करना। क्वेश्चन नंबर 1 IFRS 8 का सवाल था। क्वेश्चन नंबर 2 IAS 41 का था। टफ सवाल IAS 41 वाला था, ठीक है। IFRS 8 वाला जो है ये फिर भी मैनेजेबल था, ठीक है, अच्छा था। वो नहीं हुआ, फिर वही करते हैं। पकड़ो यार, जल्दी करो यार जी, कौन सा मुश्किल है? फैशन एक्स कर रहे हैं हम फिर फैशन एक्स कर रहे हैं आज। उसके बाद IAS 41 है। उसके अलावा वाले ना 10 मिनट में सिर्फ पढ़ाने हैं मैंने।
ये मैंने बस ऐसे देख लेना, कोई मसला इसमें कोई मसला नहीं था। प्लीज़ प्लीज़ ये देखो पहले, चलो ये डिसाइड कर लें चाय शायद मटते तक। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये तो इजी था, ठीक है। 8 नंबर ये तो पढ़े हैं आपके पास। उसके बाद ये MCQs हैं, इनमें कुछ में मसला होगा तो देख लेंगे, कोई नहीं, ऐसा मसला होना नहीं चाहिए। ये वो गलती वाला सवाल था, माना कि उस दिन मुश्किल लगा होगा, लेकिन बाद में जब एक सवाल कर लिया था तो वो फिर आसान अल्लाह ने कर दिया होगा, ठीक है ना, मज़ीद आसान हो गया होगा। तो इसमें भी कोई मसला मुझे नहीं नज़र आया, ठीक है। तो वही मैं जो समझ रहा हूँ वो पहले दो मुश्किल सवाल थे, ये दोनों मैंने डिस्कस करने हैं। बाकी भी मैं एक बार गो थ्रू करूँगा, जो मुझे महसूस होगा ना कि नहीं यार ये तो होना चाहिए डिस्कस, मैं उनमें से भी करूँगा। लेकिन आप में से कितने बच्चों ने टर्म टेस्ट दिया हुआ है? ये काले कपड़े वाले दोनों ने नहीं दिया हुआ है? क्या क्या हमने मुझे एतमाद अभी भी है इन पे। उनको सुनाई नहीं दिया होगा, वो नींद में थे, उनको पता नहीं लगा। हाँ अच्छा चलें जी, अब अक्कड़ बक्कड़ कर लें। चाय सबको मिल गई है ना? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे कौन सा जी करें, 1 और 2? अच्छा हाथ खड़ा करें जो बच्चे कहते हैं क्वेश्चन 1 करें। आज आपके ये वाकई में आपकी मानूंगा ज़्यादा जिसके वोट हुए। क्वेश्चन 1 करें, हाथ खड़ा करें। एक हो गया ये वोट, ऐसे नहीं करना, खबरदार वोट खरीदने की कोशिश नहीं करनी। क्वेश्चन 1 के वोट हैं, पहले अगे वोटा का मसला बनया पाकिस्तान 2 3 4 5 6 7 ज़्यादा वोट वाला हार जाता जी, 8 9 10 11। चले जी क्वेश्चन 1 करते हैं। नहीं जी नहीं, बिल्कुल मैंने कहा आपकी मानेंगे, वैसे करने वाला सवाल मैं तो दसा यही था 2 नहीं, लेकिन फिर ऐसा करो, थोड़ी हिम्मत करो, दोनों करते हैं। फैशन एक्स भाई मांगा उसने क्या है? डिस्क्लोजर। अगर डिस्क्लोजर मांगा है तो आपने एक तो वो एनालिसिस करना होता है, लेकिन उसने डिस्क्लोजर्स कह दिया है तो जनरल इन्फॉर्मेशन भी आपने देनी थी, वो वहीं नोट से दिखाऊंगा मैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपने सेगमेंट इन्फॉर्मेशन, जिसको सेगमेंट एनालिसिस या क्या कहा था, सेगमेंट इन्फॉर्मेशन ही कहा था, ठीक है जी चलें। उसके बाद वही इन्फॉर्मेशन ही है, कोई नहीं तो इसे बाद में कर लेते ना, इसीलिए तो जी। रिकॉन्सिलिएशन, उसके बाद एंटिटी वाइड, ठीक है। हाँ बस यही प्रैक्टिस करनी है ना आप लोगों ने कि पेपर ICAP के अंदर भी आप थक न जाएं कहीं, ठीक है। तो बस यहाँ पे भी नहीं थकोगे। शुरू अच्छा है ना बेटा, यहाँ मुश्किल काम हो जाए। फैशन एक्स, ये ना मुझे सब कुछ क्या एक्सट्रैक्ट्स आते होते हैं और टाइम नहीं था, पास हो गए फिर भी। ओ तो फिर टाइम का हल क्या है? टेस्ट देना। तुम आज भी खड़े हुए थे, मतलब आज उस दिन भी खड़े हुए थे। अच्छा, फैशन एक्स कॉरपोरेशन हैज़ 3 सब्सिडरीज, ड्रेस, शर्ट, प्रोमो। ये किसकी सब्सिडरीज हैं? फैशन एक्स की। द बिजनेस इज कंडक्टेड एज फॉलोज। फैशन एक्स प्रोवाइड्स मैनेजमेंट एंड एडमिन सर्विसेज, इट इज़ लोकेटेड इन पाकिस्तान। ये तो हेड ऑफिस लग रहा है मुझे, हेड ऑफिस है। फैशन एक्स क्या है? हेड ऑफिस। और ये कहाँ पे है? थोड़ा सा मैप बनाते जाए ना, पाकिस्तान। ड्रेस मैन्युफैक्चरर्स ड्रेसेस, शर्ट्स मैन्युफैक्चर्स शर्ट्स, बोथ ऑफ देम आर लोकेटेड इन चाइना। अच्छा काम दी गल ऐसी, ये हमारा बॉर्डर है बहुत, ये पहाड़ों वाला, पता तो है आपको रास्ता कैसा है जी, हिमालय से होके जाना है। चले तो ड्रेस एक है हमारी सब्सिडरी और दूसरी है प्रोमो, शर्ट्स। अच्छा सॉरी, शर्ट्स। और ये दोनों कहाँ पे पड़ी हुई हैं, मतलब लगी हुई हैं फैक्ट्रियाँ? चाइना में, चाइना, ठीक है। तो पाकिस्तान में हेड ऑफिस है और ड्रेस शर्ट्स जो मैन्युफैक्चरर हैं, यहाँ पे ना प्लांट, ड्रेस का प्लांट लगाया हुआ है, फिर शर्ट्स का प्लांट लगा हुआ है, लेकिन दोनों प्लांट कहाँ लगे हुए हैं? चाइना में। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा थोड़ा दिमाग के अंदर ये इस तरह लिख लेना, दिमाग के अंदर ये मैप बनता जाए कि ड्रेस और शर्ट्स क्या हैं,
मैन्युफैक्चरर, ठीक है। जरा जाग जाओगे ना आप चाय पी के तो दूसरा सवाल भी कर जाओगे, मुझे पता है। एसी बंद कर दे। नहीं नहीं, मैं आप कहोगे तो करवाऊंगा, मतलब अगर ताज़ा हो जाओ चाय से पी के। देखो मैंने तो चाय भी नहीं पी है। अच्छा कर दें आमिर भाई बात। बोथ ऑफ देम आर लोकेटेड इन चाइना। प्रोमो लोकेटेड इन पाकिस्तान है। चलो जी, प्रोमो भी पाकिस्तान में आ गया। अब ये प्रोमो पता नहीं क्या करता है। लोकेटेड इन पाकिस्तान है। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवर्टाइजिंग, अच्छा ये एडवर्टाइजिंग करता है, एंड ओ डिस्ट्रीब्यूशन भी है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सेल करता है, ठीक है। इसको हेड ऑफिस ना कह देना, खुदारा हेड ऑफिस नहीं है, ठीक है। हाँ आपने किसी को भी नहीं कहा, मतलब फैशन एक्स को भी यार ये जाती, ये आपने जाती की। थोड़ा सा मैंने हिंट दिया भी था आपको टेस्ट से पहले, ये सवाल मेरी नज़र से गुजरा था कि आपने हेड ऑफिस के एसेट्स को कभी भी नहीं रखना वर्किंग वन के अंदर। वहाँ तो नहीं ले गए थे? ले गए थे। चलो कोई नहीं, अल्लाह दी मर्जी की हो सकता है। अब जो होना था वो तो हो गया, सबक होता है ये। वैसे आईकेप के लेवल से ऊपर के सवाल थे इन दोनों टॉपिक्स में, क्योंकि ये छोटे टॉपिक्स वाला सवाल है, दोनों ही टॉपिक्स हैं, तो इसलिए IS-41 तो ख़ास तौर पे बहुत ऊंचा सवाल था, लेकिन कोई मसला नहीं है, प्रैक्टिस है। हाँ तो अच्छी बात जी, नंबर तो ठीक है, बस ज़रा बेटा वो देख लेना ना, चेक हो क्या आएगा तो मुझे बताना, फिर मुझे भी बताना। अच्छा सुन लो यार, सवाल कर लो फिर तुम टाइम ला दें। इट्स रेवेन्यू आर फुली जनरेटेड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स फ्रॉम ड्रेस एंड शर्ट्स। यानी कि प्रोमो क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है जी। और ये दोनों चीज़ें पाकिस्तान में, ठीक हो गया। अच्छा अब वो कह रहा है प्रोमो डिस्ट्रीब्यूटर ही है, बस एडवर्टीजमेंट भी करता है और डिस्ट्रीब्यूशन करता है ड्रेस और शर्ट्स की। अब ड्रेस और शर्ट बनाता नहीं है, बना रहे हैं वो लोग चाइना में बैठ के। आगे वो कहता है, यूँ लिख लें, प्रोमो लोकेटेड इन पाकिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवर्टाइजिंग एंड ऑफ शर्ट्स ऑफ प्रोमो, या यूँ कह लें कि डिस्ट्रीब्यूशन ड्रेस और शर्ट्स की कर रहे हैं, ठीक है। अगली बात चलें, इट्स रेवेन्यू आर फुल्ली जनरेटेड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स फ्रॉम ड्रेस एंड शर्ट। इट्स रेवेन्यू आर जनरेटेड फुल्ली फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स फ्रॉम ड्रेस एंड शर्ट्स। 60% ऑफ दीज गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर इन USA एंड 40% टू कस्टमर्स इन पाकिस्तान। तो ये इंटरनल लोकल और फॉरेन सेल्स वाला मामला यहाँ से आ जाना था, ठीक है। देखते चले जाएं। अगली बात, 30% ऑफ ड्रेस रेवेन्यू एंड 20% ऑफ शर्ट्स रेवेन्यू इज़ फ्रॉम सेल्स टू लोकल एक्सटर्नल कस्टमर, द रेस्ट इज़ फ्रॉम सेल टू प्रोमो। देखो प्रोमो कहाँ है? पाकिस्तान में। वो रिस्पॉन्सिबल है एडवर्टीजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रेस और शर्ट, और उसका जो रेवेन्यू है वो तो सारे का सारा वही है जो ड्रेस और शर्ट का है। अब ये प्रोमो के बारे में बताया उसने, इसका सारा रेवेन्यू ड्रेस और शर्ट बेच के आता है, यानी कोई और तीसरी चीज़ ये नहीं बेचता। मतलब इंटरनल इसको रिसीव हुआ होगा, बाहर तो बेच तो बाहर रहा है ना, बेचना तो इसने क्या शर्ट और ड्रेस की फैक्ट्री जो बना रही है शर्ट और ड्रेस, वो फैशन प्रोमो को बेचते हैं और प्रोमो फिर वापस उनको बेच देता है। नहीं भाई, ये डिस्ट्रीब्यूटर है जी, उनकी इंटरनल हो सकता है, हो सकता है उनकी भी कुछ बाहर की हो, पता आगे तो देखते हैं अभी, ठीक है ना। तो फिलहाल जो चीज़ सामने आ रही है वो क्या है कि प्रोमो जो है वो सारी सेल्स ड्रेस और शर्ट की करता है। अब इसकी प्रोमो की जो सेल है उसमें से 40% लोकल कस्टमर्स पाकिस्तानियों को है, और यहाँ पे आके शर्ट्स 60% हम USA को बेचते हैं। फिलहाल प्रोमो की है उसने बात। आगे कहता है, अब आ गया ड्रेस की तरफ। 30% ऑफ ड्रेस का 30% रेवेन्यू इज़ फ्रॉम सेल टू एक्सटर्नल कस्टमर, द रेस्ट इज़ फ्रॉम सेल टू प्रोमो। हाँ, यानी कि अंदर की बात ये है कि ये भी चैन नहीं कर रहे, ये ड्रेस वाले, इसने क्या बोला? ड्रेस, बस यही था इसमें, फनकारी यही थी, ठीक है।
वो कहता है जी ड्रेस वाले प्रोमो को गुड्स बेच देते हैं, ठीक है। वो कहता है 30% ऑफ ड्रेस रेवेन्यू फ्रॉम सेल टू एक्सटर्नल, रेस्ट इज फ्रॉम प्रोमो, रेस्ट इज फ्रॉम प्रोमो। इस 30% ऑफ ड्रेस रेवेन्यू इज फ्रॉम चाइना कह लें, ठीक है। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि 70% फ्रॉम प्रोमो है, ठीक है। यानी ड्रेस की सेल का 30% एक्सटर्नल है, 70% इंटरनल है। ड्रेस ने शर्ट्स बनाए, ड्रेस ने ड्रेस बनाए और 30% उनमें से चाइना में बेचे बाहर के लोगों को, युंग यांग जेमैन स्वैन सबको, ठीक है। और 70% भिजवा दिए पाकिस्तान में फैशन को, ये प्रोमो को। प्रोमो ने फिर उसमें से 40% अयाज को, इम्तियाज़ को, सबको बेचे और शेख रशीद को बेचे, और शेख रशीद भी था, और बाकी जो है वो बाहर भेज दिए यूएस में। ये कहानी समझ आई थोड़ी सी? अब चले, अब समझ आई, सर बच्चे में नहीं आ रही थी। ऐसे वहाँ भी आ गए थे, गुड। तो यहाँ पर शर्ट के रेवेन्यू के 20% को पढ़ते ही अब अगली बात मुझे समझ आ गई। अब दोबारा क्या पढ़ूँ मैं? इसका मतलब ये है कि इसकी 80% जो है वो प्रोमो से होगा, ठीक है, डन हो गया। और इनका आपस का ये मार्कअप मार्जिन भी गिवन है, ठीक है। अच्छा जी, अब काफ़ी हैवी सेल है इंटरनल, ठीक है। और क्या है जी अगला ना, वो मेरे ख्याल में फ़िलहाल हम ना इसको काबू कर लें, काफ़ी सवाल है। वैसे वो कह रहा है 15% ऑफ सेल इज़ जो बाइडन, और दूसरा जो है वो शेख रशीद को। तो ये एक्सटर्नल कस्टमर पे रिलायंस है, एक्सटर्नल सेल्स की एक्सटर्नल कस्टमर पे रिलायंस है। अगर हमारे टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू का 10% या उससे ज़्यादा हमने किसी एक को इनमें से किया हुआ तो वो हमारा मेजर कस्टमर है, नहीं तो फिर माइनर कस्टमर है, ठीक है। जो बाइडन भाई कह रहे हैं मेजर था, शेख रशीद माइनर था, ठीक है, सही कह रहे हैं आप। ओके, CEO रिव्यूज़ मंथली रिपोर्ट्स रिलेटेड टू ईच सब्सिडरी, द एक्सट्रैक्ट ऑफ ईच ईयर ऑफ ईयर एंड 31 दिसंबर X2 आर गिवन बिलो। चलो जी, काम की बात तो अब भाई मेरे ख्याल में एक्सटर्नल सेल, इंटरनल सेल, टोटल सेल, एसेट्स, प्रॉफिट्स, ये फटाफट हम लिख लेते हैं। कहाँ है मेरा समयान? लेकिन ये यहाँ से लिखवाने हैं आपने। और इधर देखो, मैं यूँ कर दूँ अगर, ठीक है, तो ये बाकी का आना था, ठीक है ना। अब उधर मिटाना भी पड़ेगा। इधर देखो जी, वर्किंग यहाँ शुरू कर रहा हूँ मैं, वर्किंग यहाँ नहीं, वर्किंग मेरा सॉल्यूशन अब बाद में देखना पड़ेगा। किधर जा रहे हो यार? ऐसे ना करो यार, अभी तो यार गेम ऑन हुई है। ओके, वाओ, टर्म टेस्ट, जी बच्चों, टर्म टेस्ट का क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं हम यहाँ पे? 1, ऐसा ही है। चलो भाई, वर्किंग 1, जल्दी सॉल्यूशन है मुझे पता है मौजूद, छोड़ो उसको। वर्किंग 1 क्या क्या है जी? ड्रेस, ये वर्किंग 1 है, इसमें सब ने आना है लेकिन हेड ऑफिस ने नहीं आना। सब ने आना है लेकिन हेड ऑफिस ने नहीं आना। और सारे डाटा को छोड़ के सिर्फ आपने उठाना है इंटरनल सेल, एक्सटर्नल सेल, टोटल एसेट, टोटल लायबिलिटी, वो टोटल प्रॉफिट, ठीक है। उसमें आपको पता है प्रॉफिट और लॉसेस दोनों आ जाएं, तो फिर दोनों में से अलग अलग टोटल करके देखो जो हायर है उसको, ठीक है ना। खैर, इसमें सारी प्रॉफिट से ड्रेस, शर्ट, प्रोमो। जी बच्चों, एक्सटर्नल सेल होती है, इंटरनल सेल होती है, टोटल सेल होती है, और टोटल एसेट्स और प्रॉफिट्स। लायबिलिटीज इधर नहीं, ये वर्किंग 1 है, ठीक है जी। अच्छा, अब सवाल के अंदर उसने हमें टोटल सेल दी थी, इंटरनल दी थी, एक्सटर्नल दी थी। टोटल सेल्स दी हुई, इधर देखो जी, वो कहाँ गया ये जी। टोटल रेवेन्यू ड्रेस का कितना है? 2500, ठहर जाओ। शर्ट्स का नहीं, मुझे भी देखने दो ना, 1800। अभी मैंने इसलिए आमने सामने कर लिए ताकि आपके सामने सवाल भी रहे, नई शीट में इसलिए खोला। और प्रोमो की सेल्स हैं 4200। बाकी तो आप बताते रहोगे, एक मैं बता देता हूं आपको, एक तो मैं बता देता हूं। क्या मतलब? प्रोमो की कोई सेल इंटरनल नहीं है, वो किसको वापस भेज रहा है? वापस नहीं भेज रहा, ठीक है ना।
नहीं 60-40 है ये, इसकी एक्सटर्नल सेल का 60-40 जो है वो हम वहाँ पे जाके लिखेंगे एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स के अंदर, फॉरेन और लोकल सेल्स में। जी 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 वो भी लिख बना ले, दिखा देता हूँ, वो दिखा देता हूँ, ठीक है। हाँ अब समझ आ रही है हमें। 1800। अच्छा अब तरतीब से, ड्रेस का कितना था सवाल में आओ, सवाल कहाँ गया, ये सवाल ही तो है, 1 मिनट सवाल लबण दो मैनू जी। ड्रेस का 70% प्रोमो को है, ड्रेस का इंटरनल कितना जी, 2500 का 70%, 1750 अगर इधर है तो बैलेंसिंग 750 एक्सटर्नल। ये कितने बच्चों ने निकाल लिया था, चलो कुछ ना कुछ तो होता रहा। नेक्स्ट 1800 का, अब इसका कितना है 80%, क्योंकि 20% उन्होंने एक्सटर्नल जी 1440 360, ठीक हो गया जी। उसके बाद इधर देखो एसेट्स, फटाफट एसेट्स लिखो, ये एसेट टोटल एसेट्स लेते होते हैं हम, ठीक है ना, 1700 1350 और 150। ठीक है जी। नेक्स्ट प्रॉफिट्स 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 किधर है, किधर है, कहाँ है लॉस, कहाँ है, वो हेड ऑफिस का एक्सपेंस था। अब मैं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपने पकड़ा है, मैंने नहीं पकड़ा, मैंने तो छुपाया हुआ है। हेड ऑफिस को तो हम यहाँ वर्किंग वन में लाते ही नहीं थे भाई, वर्किंग वन में, इसीलिए मैंने इसको काटा वाटा कर दिया। मैंने बताया था एक दिन आप लोगों को, एक दिन नहीं, एक 2 बार ये बात की थी, वर्किंग वन में हेड ऑफिस मत लाना, पर नहीं, उस वक्त तो अयाज को बातें करने की सूझी हुई थी। अब दूर दूर होके बैठे हुए दोनों, देख लो, उस वक्त नहीं दूर दूर बैठे हुए थे जी। तो 850, 670, 305, 850, 670, 305। अच्छा अब मैं नहीं कर रहा वो काम, आप समझ गए होंगे। टोटल सेल, टोटल एसेट्स, टोटल सेल्स का 10% कितना है, ये 1 मिनट, कोई एक चीज़ जी, टोटल सेल्स का 10% कितना है, ये टोटल किया है पहले, टोटल करो 8500 यहाँ पे भी नज़र आ रहा होगा, इन्होंने किया हुआ है टोटल, नहीं किया हुआ, चलो 8500 10% 850, आगे जाने की जरूरत ही नहीं, वर्किंग वन, वर्किंग है, ये क्या है, वर्किंग है, ओके। अब यहाँ से आगे कहानी शुरू करनी है। अब ये नहीं कहना सर कॉपी पेस्ट कर लें, कॉपी पेस्ट नहीं, आप फटाफट नोट बनाना शुरू करें, ठीक है। इसी के कोई बात नहीं है, खैर है, आप आगे ना करें बस, कोई बात नहीं। हाँ आपने आगे किए ही नहीं है भाई, कह रहे हैं हमने आगे किए, इससे मतलब नोट तो बनाया था ना हम, बट ठीक है, सामने नज़र आ गए, बेहतरीन, कोई मसला नहीं है, उसके मार्क्स यहाँ एलोकेट हो जाएंगे आपको, ठीक है ना। आपने भी तो ये देख कर ही किया होगा, कोई एक टेस्ट देखा होगा, ये तो अच्छी बात है, सियाने लोगों की निशानी है, रिपोर्टेबल, ठीक है। लेकिन सही तो ये है कि इनमें से कोई एक आधा मिस होता और आप फिर ये कर लेते तो भी ज़्यादा बेहतर था ना। अभी तो यूँ लग सकता है कि शायद इनको सही से पता नहीं था। सर अगर 10% वाले पहले टेस्ट में सारे हो जाए तो बस क्या ज़रूरत है, फिर कोई ज़रूरत है, मतलब फिर 75 करके अब क्या करेंगे सर, मतलब अगर सेल का 10% मतलब जब लेते हैं तीनों ही आ जाते तो फिर दूसरा फिर प्रॉफिट ज़रूरत ही नहीं है, जब जितने सेगमेंट थे सारे रिपोर्टेबल हो गए तो कहानी खत्म, ठीक है ना। पढ़ लो हूँ मैनू, लाओ कुट मैनू, लेकिन अब मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना, माजरत, ठीक है ना। आप लोगों ने तो वर्किंग की, उसके बाद आप नोट शुरू करेंगे, तो मैं यहीं से आगे चल पड़ा। क्या बनाया करते थे जी, एक्सटर्नल सेल, इंटरनल सेल, फिर टोटल सेल, फिर क्या, प्रॉफिट, एसेट्स, बस, और तो कुछ था नहीं। चलो कर लेना आप, ठीक है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये सारे रिपोर्टेबल हो गए हैं, तो ये कॉपी पेस्ट होना था। 750, 360, 4200, 1750, करंट एसेट यहाँ कहीं आता है जी, बोलो 1440। टोटल एसेट्स उठा लेंगे, खुद ब खुद सारा कुछ हो जाएगा, बोलो टोटल एसेट उठा लिया करो, हम टोटल एसेट उठाते थे, करंट नॉन करंट अलग अलग नहीं करते थे जी। जल्दी 2500, वो कॉपी पेस्ट हो रहा है, बेहतरीन, यानी कि जिसको समझ नहीं भाई हाथ पाँव मारते हुए, ये तो कुछ चीज़ें लिखी होंगी, उसके नंबर मिल जाने थे उसको। नेक्स्ट जी, प्रॉफिट 1700, अब पहले प्रॉफिट आ गया, माजरत 670, अब मैं लिखते हुए पहले आपने लिखवा दिया था जी। नेक्स्ट 1700, 1350,
150, बस ठीक है, चल रहा है आगे काम, कोई हुआ तो कर लेना, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या बनाया करते थे, रिकॉन्सिलिएशन। अब रिकॉन्सिलिएशन में हम क्या करते थे, रिपोर्टेबल को इकट्ठा, नॉन रिपोर्टेबल को इकट्ठा, अदर देन रिपोर्टेबल, ठीक है ना। तो रिपोर्टेबल अब इकट्ठे हो गए, पहले तो रिपोर्टेबल को तो इकट्ठा करना था ना, अब रिपोर्टेबल इकट्ठे करो, जल्दी से करो भाई, यहाँ से कर लो यार। हमने क्या क्या चीज़ बतानी होती थी ज़रा, टोटल सेल, टोटल रेवेन्यू लिख देते होते हैं, ज़रा स्टैंडर्ड में लिखा होता था टोटल रेवेन्यू, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट्स, एसेट्स और लायबिलिटी, थोड़ा सा इनमें फासला ना रख लें, वर्किंग शर्किंग कर लेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। अच्छा, अब कैलकुलेटर हाथ में हो बस, ठीक है, जल्दी जल्दी मुझे बताओ, इन सब को ना टोटल करना है अब हम। 8500, 8500, ये कैसे निकला है, इधर देखो, टोटल है 2500 जमा 1800 जमा 4200, ये टोटल हो गए, इनको इकट्ठा कर दिया, ठीक है। और अदर देन, इधर देखो, अदर देन रिपोर्टेबल या नॉन रिपोर्टेबल लिख तो देना ज़रा, ठीक है, ये कितना है, 0। नेक्स्ट, प्रॉफिट्स टोटल करो, 1825, ये मैं बता देता हूँ। एसिड्स 3200, ये मैं बता देता हूँ। अगला यो तो कुछ तो मैं भी बताऊँ ना जी। यार देखो, उन्होंने कहा था रेकन्सिलिएशन में रिपोर्टेबल्स को और इनको, इनके बारे में रेकन्सिलिएशन देनी है, ठीक है ना। हाँ, फिर ना लिखो कोई मसला नहीं, ना लिखो कोई मसला नहीं, ठीक है, लेकिन लिखो, फिलहाल लिखो। अच्छा नेक्स्ट जी, 1870 और 0, ठीक है। उसके बाद 2 कॉलम्स हैं, आपका ये कॉलम नहीं है, आप ये कॉलम ना बनाओ, अपने 2 कॉलम बनाओ और बैलेंस शीट। असल तो मामला ये होता है कि ये एसेट्स लायबिलिटीज़ वगैरह बैलेंस शीट वालों से मैच नहीं करते, रेकन्सिलिएशन तो इसलिए बना रहे होते हैं, ठीक है। तो एलिमिनेशन ऑफ अंग्रेजियाँ, फिर अदर एडजस्टमेंट, फिर किसने यहाँ पे यूँ लिख दिया था, कोई था ऐसा जज्बात में आके, गौहर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। चलो मैं आपके लिए लिख रहा हूँ सिर्फ गौहर फाइनेंस, अच्छा गौहर, ओके। नाउ अब सबसे पहले तो आसान वाले नंबर पकड़ो, सारे एसेट्स उठाओ। हाँ भाई 720, तुसी किधर है जी, हम हेड ऑफिस के हैं। देखा, मैंने ब्लैक ही कर दिया था, हमने इनको कहीं यूज़ ही नहीं किया। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो सारी फैशन एक्स के आने हैं ना एसेट्स, तो उनमें ये नहीं पड़े होंगे, तो फिर हम आए इधर एसेट्स में और हमने यहाँ पे आकर लिखा 720, ठीक है। जो भी होगा, ठीक है, वो अब बैलेंसिंग वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ मैच करेगा, मुझे नहीं करना, कर लेना आप। नेक्स्ट लायबिलिटीज़ हैं, किसकी हैं जी, फैशन की हैं, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, कर लोगे ना। देखो कितने आसान नंबर थे, तो नंबर इतने नहीं हैं और काम ज़्यादा है, ये बात नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, सवाल उलझाया बहुत गया था, जिसने उसको गुत्थी को पकड़ लिया उसके पासिंग मार्क्स इसमें से आराम से आ सकते थे। बस अंग्रेज़ी का थोड़ा सा मामला था, थोड़ा घुमैया ज़्यादा थी, इधर इधर इधर, तो कहानी पहले समझ लिए, तो इसलिए कहता हूँ समझ ना आया तो 2 दफ़ा पढ़ लो, 3 दफ़ा पढ़ लो, गुजारा हो जाता है। सोचने पे टाइम लगता है तो फिर लिखने पे टाइम नहीं लगता, ऐसी बात ना किया करो। उसके बाद जी ये टोटल एसेट उठा लिए हमने, टोटल लायबिलिटीज उठा ली, टोटल रेवेन्यू कोई है नहीं इनका। ओ ये क्या है, लॉस कैसे आ गया, एक्सपेंस हो और इनकम ना हो तो लॉस ही होता है। तो ये क्या है, हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस थे गालिबन, तो प्रॉफिट्स के अंदर आके आपने माइनस किया, कितने थे 320, ठीक हो गया। उसके बाद आपस की सेल यहाँ से नहीं मिलनी, आपस की सेल आपने ये निकाली हुई है, क्या ख्याल है यही। आगे टोटल का असल में वर्किंग में किया नहीं है, वरना मुझे साथ ही मिल जाना था, ठीक है। बताओ जी 3190, ये 3190 समझ आता है, माइनस होगा। अब इसके ऊपर प्रॉफिट भी देखना है, 3190 को कुछ डिवाइड करेंगे किसी चीज़ से और मल्टीप्लाई करेंगे किसी चीज़ से। अब वो देख लेते हैं, सवाल में उसने कहा था कुछ रह गया, ऑलरेडी डिडक्टेड वाइल अराइविंग एट पीबीटी, वो कर चुके हैं, इसमें शामिल है। अच्छा, ऑलरेडी डिडक्टेड डेप्रिसिएशन, ऑलरेडी डिडक्टेड वाइल अराइविंग एट पीबीटी, तो पीबीटी ये सब के पड़े हैं ना, इनमें से माइनस हो गया था, इसका पीबीटी ही क्या है, एक्सपेंसेस ही हैं, मतलब इसमें से भी माइनस हो चुका है। वैसे मैंने ये नहीं पढ़ा था, मैं तो ऐसे ही निकल गया था, सवाल भी पढ़ के जब आ रहा था तो, लेकिन ये ऐसे ही है, ये कह रहा है, वो उसने खुद कहा होगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, ओहो हम देखने गए थे वो जहाँ पे इसने कहा था
ये रेस्ट ऑफ द सेल टू प्रोमो, प्रोमो को कौन सेल करता है? वही दोनों करते हैं, ठीक है, ड्रेस शर्ट्स। तो 30% मार्क अप पे करते हैं, तो मार्क अप, कॉस्ट 100 लें, 30 इज इक्वल टू 130, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये सेलिंग प्राइस है, मल्टीप्लाइड बाय 100, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 30। जी बोलें। 736 माइनस हो जाएगा, ठीक है जी। तो नंबर तो पड़े ही हुए थे, ठीक है, आपने ये मतलब कर लेने थे सारे बैलेंसिंग, ठीक हो गया। यहाँ तक कोई मसला? चलो अब ये तो हो गया जनाब। इधर देखें, वैसे जनरल इन्फॉर्मेशन भी देनी थी थोड़ी सी ना। जनरल इन्फॉर्मेशन कैसे देनी है वो सोल्यूशन के अंदर देख लें ज़रा, ताकि मैं तरतीब से ही चलूँ। ये देखें सेगमेंट टाइप्स, ड्रेस शर्ट प्रोमो, मैन्युफैक्चर ड्रेस, मैन्युफैक्चर शर्ट, रिस्पॉन्सिबल फॉर, वही सवाल से उठाया, 0.5 मार्क्स इसके थे सिर्फ। तो कोई मसला नहीं है, नाम शाम लिखो और ये जनरल इन्फॉर्मेशन अगर सवाल में गिवन हो तो दे दो। ये मैंने आपको डिस्क्लोजर्स का पार्ट बनवाया हुआ है, आपके ट्रीज़ में हमेशा लिखा है इसको जनरल इन्फॉर्मेशन। सादा है, मुश्किल कोई टेक्निकल बात नहीं है, सवाल में गिवन डाटा उठा के लिख दो, ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे ये काम कर लिया हमने, सेगमेंट इन्फॉर्मेशन हो गई, रेकन्सिलेशन भी हो गई। अब एंटिटी वाइड के अंदर 3 डिस्क्लोजर्स होते हैं। एक असल में ये नोट में ये वर्किंग यहाँ बनाने का, किधर गया यार, ये वर्किंग यहाँ बनाने का मकसद क्या है, इधर मैं आपको ये दिखाऊँ ऐसे। ये जो प्रोमो है इसके मतलब, प्रोमो कह रहा हूँ, टोटल एक्सटर्नल सेल जो है, ज़रा टोटल करवाओ ज़रा इधर, ऐसे ज़रा टोटल नहीं आ रहा, कितना था? 4200 था। फाइव थ्री अच्छा, अब ये 5310, इस 5310 को पकड़ो। अब इसके बारे में हम बता रहे हैं, इसके ना 3 डिस्क्लोजर्स होते हैं, एक प्रोडक्ट वाइज, दूसरा जियोग्राफिकली, तीसरा मेजर रिलायंस वाला। ये तीनों डिस्क्लोजर इससे रिलेट करते हैं, यानी एक्सटर्नल सेल से। एक्सटर्नल सेल, ठीक है, नॉन करंट एसेट्स भी आ जाते हैं। एक्सटर्नल सेल प्रोडक्ट वाइज भी बताओ, IFRS हेड ने कहा। एक्सटर्नल सेल जियोग्राफिकली भी बताओ। एक्सटर्नल सेल का 10% या उससे ज़्यादा अगर किसी एक बंदे से आ रहा है तो वो आपका मेजर कस्टमर है, वो भी बताओ, ठीक है। तो इसके एक तो हो गया, प्रोडक्ट वाइज तो यहाँ कवर हो गया, प्रोडक्ट वाइज तो यहाँ कवर हो गया। उसके बाद अभी भी 2 रहते हैं, ठीक है, एक हमने इसको जियोग्राफिकल में और दूसरा हमने मेजर कस्टमर वाले में चेक करना है। तो जियोग्राफिकल वाला तो बहुत सिंपल है, ये तरह बनाना थोड़ा ध्यान से था, ठीक है। देखो वैसे तो अब सारी साइंस हमने पढ़ ली हुई है, ठीक है ना। प्रोमो की जो सेल है, पहले उससे पहले देखो, ड्रेस की एक्सटर्नल सेल सारी कहाँ है? सुकून नहीं हो गया। शर्ट की एक्सटर्नल सेल सारी कहाँ है? ठीक है, पर प्रोमो की एक्सटर्नल सेल्स में से USA में ज़रा कोई बता दे, 4200 का 60%, 2520 और 1680, ठीक है। अब हम बना रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में बैठ के ये डिस्क्लोजर, तो फैशन एक्स अपने हेड ऑफिस वो बता रहा होगा कि मेरी 1 2 इतनी सेल्स चाइना में हैं, इतनी सेल्स USA में हैं, इतनी सेल्स पाकिस्तान में, दैट्स इट। 3 लाइनें आनी थी, 3 लाइनें आनी थी। अब मैं लिख नहीं रहा, इधर देख लो। रेकन्सिलिएशन के बाद एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर, नॉन करंट एसेट्स तो अलग पड़े हुए, तो ये देखो USA में कितनी सेल्स हैं, 25-20, यही निकाला है हमने। ये देखो 1 2 3, ये 3 और ये 4, तो ये 2 क्योंकि एक ही कंट्री में है तो अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, इनको इकट्ठा करो। ये चाइना की सेल, ये USA की सेल, ये पाकिस्तान की सेल। वैसे माहौल चल रहा है, 41 वाला सवाल भी कर जाते हैं, मैं तो कहता हूँ जी। USA, पाकिस्तान, चाइना, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। अच्छा, एसेट्स तो मिल ही जाने थे आपको, तो आसान ही थे, ठीक है ना। एसेट तो वैसे ही, ये सारे का सारा ड्रेस कहाँ पड़ा हुआ है? चाइना में। उसके बाद शर्ट्स कहाँ है? चाइना में। उसके बाद प्रोमो कहाँ है? सारा। तो ये आप डिसाइड कर सकते थे, ये इतना मुश्किल नहीं था, ठीक है। अब आती है बात अगली, रिलायंस ऑन मेजर कस्टमर की। रिलायंस ऑन मेजर कस्टमर के लिए आपको एक बात ये कही थी कि ये 5310 है ना,
ठीक है। सबसे पहला काम क्या किया करो, 5310 पे यहाँ पे सवाल के पास ही आ जाते हैं, ठीक है। 5310 पे 10% लगा के अपने पास रखो, 531, ठीक है। अब 531 की हम लड़ाई कराते हैं जो बाइडन से जाके। 15% ऑफ, गंद बड़ा पड़ गया, 15% ऑफ सेल्स ऑफ प्रोमो आर टू जो बाइडन इन यूएसए एंड 12%, वो बाद में, तो 15% ऑफ सेल ऑफ प्रोमो इन यूएसए वाली जो हैं वो किसको हैं, बोलो। तो अब सेल यूएसए वाली कहाँ निकाली थी अभी, ये यूएसए वाली जितनी भी सेल है उसका कितने परसेंट, कितना बनता है, 331। एक बार फिर ज़रा पढ़ लें, एक तो था मेजर इनमें से। एक मिनट, लेट मी पढ़ अगेन, लेट मी, वेयर इज दिस, वेयर इज द क्वेश्चन, ओके, लेट मी मिटा, एक मिनट आई विल गो टू दिस जी। 15% ऑफ सेल ऑफ प्रोमो, 15% ऑफ सेल ऑफ प्रोमो, प्रोमो की कितनी सेल इंटरनल थी, ओ तो फिर तो मसला ही ना हुआ, इधर देखो 15% ऑफ दिस, ठीक है। अब ये नहीं कहना कि उस 60 का 15% नहीं लेना, वो कह रहा है कि जाहिर है प्रोमो ने पाकिस्तान में उसकी टोटल सेल्स, उसकी सेल्स में से 60% यूएसए और उस सेल्स में से 15%, वो तो वैसे ही पता लग गया कि ये क्या है, ठीक है। तो ये 4200 का 15% लो, मैं यहाँ लिख देता हूँ 4200, क्योंकि वो जुमला ज़रा ऐसे साफ सुथरा करके पढ़ेंगे ना, अगर गांध शांत मिटा के, 15% ऑफ सेल ऑफ प्रोमो आर टू मिस्टर जो बाइडेन इन यूएसए, ठीक है जी। तो 4200 का 15% कितना है, 600, ये क्या है, मेजोर, ठीक है जी। उसके बाद शेख साहब के लिए दोबारा लिख लेते हैं 531 और एंड 12% ऑफ सेल ऑफ, अगेन वही सेल ऑफ प्रोमो जी, बोलें 4200 का 15%, सॉरी 12%, 504, ये क्या है, ये नॉट मेजर, माइनर कस्टमर, शेख रजी साहब इज माइनर कस्टमर ऑफ फैशन नेक्स्ट, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा ऐसे ही अगला सवाल, अच्छा सुनो, वैसे थोड़ी सी मतलब कि ये थोड़ा सा नज़र आ रहा है कि, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इस पे IS 41 लगना था, इस पे IS 41 लगना था, इस पे PPE लगना था, इस पे PPE, इतना पता है ना, तो घर से ज़रा अच्छे तरीके से इसको पढ़ के ट्राई करके आना, मैं तो ये कह रहा हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा जंगल, देखा मैंने छेड़ लिया, ये एक ऐसा जंगल है, प्लांटेशन हमने की होती है, ठीक है, जिसकी अपनी 26 साल उम्र है, लेकिन हर 4 साल बाद फसल कटता है, लकड़ी निकलती है, ऐसे दरख्त होते हैं यार, सफ़ेदा ही देख लो, ये आपके तो इलाके में बहुत लगे हुए हैं, ठीक है। आप सफ़ेदा लगाते हो, वो बड़ा होता है, आप 4-5 साल 6 साल बाद उसका फसल काट देते हो और फिर उसको छोड़ते हो, वो फिर उगाता है, वो 4-5 साल बाद फिर हो रहा होता है, ठीक है। तो वो क्या है, वो माना कि वो दरख्त ही कट रहा है, लेकिन बियरर प्लांट इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि बियरर प्लांट की शर्त ये थी, नहीं फल भी दे सकता है, बियरर प्लांट की शर्त ये थी कि उसकी लकड़ी स्क्रैप के तौर पे बिकेगी, जबकि इसकी तो लकड़ी ही बिक रही है हर साल 4 साल बाद, ठीक है। तो बहरहाल ये सोचना ना, मैंने इसलिए तो कहा, छेड़ा भी इसीलिए। वीट क्रॉप वो तो आपको पता ही है, टी बुशेस ये IS 16 वाला PPE बियरर प्लांट है, ठीक है, और वेकेंट प्लॉट तो वैसे ही प्लॉट है, ठीक है। तो ये 4 एंट्रियाँ करवा दूँ बस, बाकी नहीं करवाऊँगा, ये सिर्फ ये 4 एंट्री। चलो फिर कल जो है ना बड़े टाइम पे क्लास शुरू करनी है, ज़रा जल्दी आ जाना, कितना जल्दी आ सकते हैं आप लोग, कितने ख़त्म होती है, 11, ठीक है 11:25 पे, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।